मध्य प्रदेश में देखिए मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? हाँ, 1 नवंबर 2000 को। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक हुआ छत्तीसगढ़, एक नया राज्य बना था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का अभी क्षेत्रफल में यदि बात करें तो क्षेत्रफल में इसका रैंक कौन सा है? हाँ, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, लगभग 9% क्षेत्रफल के साथ दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल स्थिति क्या है कि सर मध्य प्रदेश यह दक्कन कालीन लावा निक्षेप से निर्मित क्षेत्र है जो अनेक प्लेटों से घिरा हुआ है। हम सबको इस पर बात करते रहेंगे। एक तरफ देखिएगा बुंदेलखंड दिख रहा होगा, फिजिकल मैप में फटाफट देख लेंगे। ऊपर में बुंदेलखंड और नीचे में बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों दिख रहा है ना, दोनों पर बातें होगी, बुंदेलखंड और बघेलखंड। वहीं हिमालय निर्माण के समय जो भारतीय प्रायद्वीप तिब्बत पठार से टकराया, उसमें का परिणाम है कि विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ। इस विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ। एक दो बातें और, इसका निर्माण हुआ तो यहां एक भ्रंश घाटियां बनी और उसी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा। इस विंध्याचल पर्वत में मिलेगा आपको अमरकंटक। कौन सा? अमरकंटक। अमरकंटक। इस अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। कौन कौन? सोन, नर्मदावर, जोहिला। सोन, नर्मदावर, जोहिला। सोन, नर्मदावर, जोहिला। सोन, नर्मदावर, जोहिला निकलती है। विंध्याचल के नीचे सतपुरा, सतपुरा और नर्मदा विंध्याचल दोनों को अलग करता है, पृथक करता है कौन सा भ्रंश? नर्मदा भ्रंश। यही पृथक करता है। सबको एक साथ लिखते हुए आगे बढ़ाना है, तो कॉपी पेन तैयार करिए। देखो कंप्लीट मैपिंग थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, लगभग 30-35 क्लास केवल मैपिंग में लग जाता है। अब उतना क्लास आप लोग नहीं कर पाएंगे ना, कि केवल मैपिंग में, इंडिया मैपिंग पढ़ाने में 30-35 दिन लग जाता है, मुश्किल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग तेज पढ़ के और इसको अगले 3-4 क्लास में खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि अगले 3-4 क्लास में ये फिनिश हो जाए। लिखते चलिएगा मध्य प्रदेश दक्कन कालीन, दक्कन कालीन लावा निक्षेप से निर्मित, दक्कन कालीन लावा निक्षेप से निर्मित दक्कन कालीन लावा निक्षेप से निर्मित क्षेत्र जो जो भारत के मध्य में अवस्थित है, जो भारत के मध्य में अवस्थित है, जो भारत के मध्य में अवस्थित है, यह अनेक प्रकार के समृद्धता से भरा हुआ है।
अनेक प्रकार के समृद्धता से भरा हुआ है। एक एक शब्द में खत्म करिएगा। लिखिए राजधानी नगर कौन सा है? भोपाल। राजधानी नगर है भोपाल। राजधानी नगर भोपाल। राजधानी नगर है भोपाल। काहे वो इतना लेट काहे आ रहे हैं बालक? हैं? आज लेट हो गया, कैसे काम चलेगा बताओ? तुम ही लोग बताओ कैसे काम चलेगा? हैं? ऐसे काम चलेगा? अब नहीं चलेगा। तो आज काहे लेट हुआ? राजधानी नगर भोपाल। राजधानी नगर भोपाल लिखते जाइए। यह वस्त्र उत्पादन वस्त्र उत्पादन अच्छा, ये किसी ने पूछा है भ्रंश क्या होता है। देखो ये फॉल्ट होता है। अब यहां देख लेना, भ्रंश कहते किसको है? ये एक समतल मैदान है, अगर यहां से ये संरचनाएं ब्रेक करे, टूटे, तो टूटने के बाद अगर ये उठ जाए, तो ये जो उठा हुआ क्षेत्र है इसको ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत कहते हैं। और जो एक नीचा धंसा हुआ क्षेत्र है, इन दोनों के बीच जो गैप बनेगा उसी को फॉल्ट कहा जाता है, वही गैप कहलाता है, उसी को फॉल्ट कहते हैं। देखो उज्जैन, राजधानी नगर उज्जैन, क्या सॉरी भोपाल, राजधानी नगर भोपाल लिखते जब। यह वस्त्र उत्पादन, शुष्क सेल एवं इलेक्ट्रोड के लिए प्रसिद्ध है। इलेक्ट्रोड के लिए प्रसिद्ध है। इलेक्ट्रोड के लिए प्रसिद्ध है। हाँ इलेक्ट्रोड, जो जो पूछा जा सकता है उसी पर बात करेंगे। जस्ट यहां यहीं के बगल में चल चलिएगा उज्जैन लिखना। भोपाल से उड़ के चलेंगे उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित, जी हां, क्षिप्रा नदी या शिप्रा नदी दोनों नाम सही है। शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित, क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित एक आध्यात्मिक नगर है, रिलीजियस सिटी है। रिलीजियस सिटी है, धार्मिक नगर है। रिलीजियस सिटी है, एक धार्मिक नगर है। यहां महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर, और क्या होता है उज्जैन में भाई? कुंभ। महाकाल मंदिर और कुंभ का आयोजन, महाकाल मंदिर और कुंभ का आयोजन हिंदू धर्मावलंबियों के आस्था का केंद्र है। 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 नेक्स्ट आगे बढ़ के लिखते जाना। देवास, आगे बढ़ के लिखिएगा देवास। जस्ट इसके नीचे में कौन है? देवास है, दिख रहा है ना? चलो देवास। यहां यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुद्रालय है।
मुद्रालय है, प्रिंटिंग प्रेस है देवास में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुद्रालय है देवास में। वहीं पर जस्ट उसके नीचे आओगे, एक और जगह दिख रहा होगा मेरे भाई, यहां देखना, होशंगाबाद दिख रहा है क्या? जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को क्लासिफाइड करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसका पूरा खतरनाक पोस्टमार्टम सिविल वाले में करेंगे, आपको तो जरूरत भर के सारी बात पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो होशंगाबाद, यह सिक्योरिटी पेपर के लिए, यह सिक्योरिटी पेपर के लिए, जी हाँ, सिक्योरिटी पेपर के लिए यह सिक्योरिटी पेपर के लिए प्रसिद्ध है। सिक्योरिटी पेपर के लिए प्रसिद्ध है। लिखते चलना आगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंदौर पर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जस्ट उज्जैन के बगल में कौन है? इंदौर है, देखते रहना। इंदौर पर, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, इसे क्या कहा जाता है? मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर, जिसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। चलो, मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एक और जगह लिख देंगे, मऊ। एक और जगह लिख लो, कौन सा? मऊ, मऊ, जहां एक और जगह मऊ, छोटा सा जगह है मऊ। ये कह रहा है मऊ लिखिए तो सर, भाई ये है मऊ। अब मऊ पर उस दिन 5 मिनट बोले थे पिछले क्लास में, याद है? कौन भूल गया मऊ को भैया? कि 14 अप्रैल 1891 को वही संविधान के शिल्पकार निर्माणकर्ता जनक भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मऊ में। कैसे भूल गए आप? लिखो मऊ। यहां जनपाव पर्वत पर चंबल नदी का उद्गम होता है। जनपाव पर्वत पर, जनपाव कौन सा पर्वत है? जनपाव, जी हां, यहां जनपाव पर्वत पर, अंग्रेजी में भी ऐसे ही, जनपाव पर्वत पर किनका उद्गम होता है? हाँ, चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम होता है। अब जिस दिन हम आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा रहे थे, अपवाह तंत्र, वो दिन याद है सबको? जिस दिन ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ा रहे थे, अपवाह तंत्र को पढ़ा रहे थे, उस दिन चंबल नदी को पढ़ाए थे कि चंबल यमुना की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु। सिंध कहां से आ गया? टोन्स। सबसे बड़ी सहायक नदी टोन्स। एक बार टीआरई के परीक्षा में ही पूछ ले है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोन्स। बाएं तरफ से दो नदी आती है, एक टोन्स आती है, एक आती है मांडवी। टोन्स और मांडवी। दाएं तरफ से चलोगे तो चंबल, केन, बेतवा, काली सिंध। केवल सिंध नहीं, काली सिंध। और काली सिंध जो है ये सहायक नदी है किसकी? चंबल की। काली सिंध सहायक है चंबल की। काली सिंध
पार्वती, बनास, ये सब बात तोता की तरह हम याद करवाए थे। अब मेरी क्या गलती है भाई? अब मेरी क्या गलती है कि आप लोग याद नहीं कर रहे हो? बताओ, मैं अपना गलती सुधार लूंगा क्या जी? हाँ, ये सब सर्टिफिकेट दे रही है कि सर आपका गलती नहीं है, ये तो बेवफा और बागी हम हैं जो अपने बाप आपसे भी वफाई नहीं करते हैं। देखो, ये पढ़ने में ईमानदार होना, अपने आप के प्रति वफा होना है, नहीं है? और अपने आप के प्रति अगर वफा नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सरकार का रुख ठीक नहीं है, लक्षण ठीक नहीं है। हाँ, और लगता है कि सरकार के लोग भी कसम खा लिए हैं कि चाचा आपको निपटा देंगे। हाँ, ये जो स्थिति अभी बन रही है, ये सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि आप आंदोलन को लाठी से नहीं दबा सकते हो, आंदोलन को आप जबरदस्ती दमन नहीं कर सकते हो। आंदोलन पर जब जब लाठी मारिएगा वो तो आग पर घी का काम करता है। महामया सिन्हा जब अपना कुर्ता फाड़ के दौड़ते थे कि मेरे कलेजों का टुकड़ा तुम कहां गए, तो बिहार के युवा आग लगा देते थे। अब वो समय दूर नहीं। ठीक है, छोड़िए, नहीं कोई बात नहीं। अब नहीं है, पहले था माइक बंद करके बोलते थे, अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी रोटी हम कहीं से हमको मिल जाएगा यार, चिंता मत करो। आप लोग का स्नेह प्रेम है तो क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई बात नहीं है। जो भी है मुंह पर बोलना है, प्रखर होके बोलना है, क्लास हो, यूट्यूब हो, हर जगह बोलना है। क्योंकि देखिए, ईमानदार बच्चों को नौकरी मिले ये कौन नहीं चाहता है सच में। अगर एक भी कहीं धांधली हुआ तो एक मेरिट का किलिंग हुआ है ना। अरे एक भी हुआ तो एक मेरिट का तो आपने हत्या कर दिया, और एक मेरिट का हत्या किया मतलब समझ रहे हो, वह लड़का अपनी हत्या कर लेगा। हालांकि ऐसे चीजों से बचना चाहिए, जीवन ही सब कुछ मतलब है, नौकरी सब कुछ नहीं है। नौकरी के बाद भी एक जीवन होता है, जो नौकरी मिलने के बाद आपको पता चलेगा कि नौकरी तो बहुत कुछ नहीं था, ये तो बहुत छोटी बात थी। इसके बाद जो जीवन है वो बड़ा जीवन है। ठीक है, चलो हटाओ, यहां से निकलते हैं। ऐसे टॉपिक से निकलना भी आसान नहीं रहता है, समझ रहे हो ना। जब इसमें एक बार आदमी फंस जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। आगे बढ़ना, नेपा नगर लिखते चलो, फटाफट लिखते चलोगे। नेपा नगर, जी हाँ लिखते चलेंगे। नेपा नगर, नेपा नगर, नेपा नगर। ये नेपा नगर किस लिए फेमस है? नेपा नगर अखबारी कपड़ा के लिए। किस लिए? अखबारी कागज, सॉरी, अखबारी कागज के लिए। अखबारी कपड़ा बोल दिए हम, अखबारी कागज के लिए। किस लिए प्रसिद्ध रहा है? अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए, यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, जो नेपा नगर के सवाई घास से बनाया जाता है। कौन सी घास है वहां? सवाई। नेपा नगर के सवाई घास से बनाया जाता है अखबारी कागज, जो नेपा नगर के सवाई घास से बनाया जाता है, सवाई घास से बनाया जाता है। सवाई घास से बनाया जाता है। नेपा नगर से ऊपर बढ़िएगा तो मिलेगा आपको बालाघाट। अच्छा है, जबलपुर मिल जाता है उधर। कौन सा मिलता है? बालाघाट, ग्वालियर, जबलपुर सब होता है। लिखते चलोगे बालाघाट, लिखते चलेंगे बालाघाट। बालाघाट किस लिए फेमस है भाई? बालाघाट नहीं, लिख लो बालाघाट में एक लाइन, यह कॉपर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है।
कॉपर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। यहां तांबा के वस्तुओं का निर्माण प्रसिद्ध है, कॉपर प्रोडक्ट, तांबा वस्तु। एक और नगर आपसे पूछ लेता है, ग्वालियर, नाम सुना है आपने? तांबा प्रोडक्ट के लिए फेमस है, तांबा के वस्तुओं के उत्पादन में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे भैया, ग्वालियर। आगे कौन सा है? ग्वालियर। एक और नगर दिख रहा होगा, ग्वालियर, सबको दिख रहा है? ग्वालियर। ऐतिहासिक और शैक्षणिक नगर, ऐतिहासिक और शैक्षणिक नगर, हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल सिटी, शैक्षणिक नगर। ऐतिहासिक इसलिए, ग्वालियर का सिंधिया जो 1857 के क्रांति में अंग्रेजों का जासूस बन रहा था, और उसी के जासूसी से रानी लक्ष्मीबाई हारी, और हारी ही नहीं, वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई नाम सुना है आपने ना? जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। बचपन में मणिकर्णिका या मनु या दुलार से छबीली कही जाती थी। उस व्यक्ति ने जब तलवार उठाई 1853, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कानूनों के तहत झांसी को हड़पा गया, तो तलवार उठाई कि मैं अपने झांसी को किसी कीमत पर नहीं दूंगी। और दिखाई क्या संधार लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, क्या बात है। चलो भाई, यही झांसी, यही ग्वालियर का सिंधिया परिवार। लिखो एक लाइन में इस पर। ऐतिहासिक नगर है, यह मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जहां लश्कर मिट्टी और चीनी मिट्टी का, जहां लश्कर मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, लश्कर और चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। जस्ट लेके आएंगे नीचा, नीचे यहीं पर, यहां एक जगह मिलेगा पन्ना। कौन सा जगह है भैया? पन्ना। सबको दिख रहा है पन्ना? लिखो एक लाइन पन्ना में भी। पन्ना, यह भारत में हीरे की सबसे बड़ी खान है, यहां भारत में हीरे की सबसे बड़ी खान है, डायमंड सोर्स है। यहां भारत में हीरे की सबसे बड़ी खान है, भारत में हीरे की सबसे बड़ी खान है, जहां किम्बरले की चट्टानों से, जहां किम्बरले की चट्टानों से, कौन सा चट्टान? किम्बरले, जहां किम्बरले की चट्टानों से हीरा उत्पादन होता है, जहां किम्बरले की चट्टानों से हीरा का उत्पादन होता है, जहां किम्बरले की चट्टानों से हीरा का उत्पादन होता है। सब ठीक है। जस्ट इसके बगल में आ जाना, एक और जगह दिख रहा होगा, मैं जैसे मैप लगा रहा हूं लगाते चलना अपने मैप में, सिंगरौली दिख रहा है क्या? सिंगरौली, इसे पावर हाउस ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऊर्जा गृह के नाम से प्रसिद्ध है सिंगरौली, पावर हाउस ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊर्जा गृह के नाम से प्रसिद्ध है।
मध्य प्रदेश के ऊर्जा गृह के नाम से प्रसिद्ध है। ऊर्जा गृह के नाम से प्रसिद्ध है। यहां कोयला खनन, कोयले का खनन होता है या कोयला उत्पादन होता है, कोयले का खनन होता है। कोयला का खनन होता है। एक जगह छूट रहा था मंदसौर, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न बनता है। कहां से? मंदसौर से। कहां से बनता है भाई? मंदसौर से। कोई बताएगा मंदसौर? नहीं बताओगे? मंदसौर नहीं बताइएगा जी। सुनो, अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के मंदसौर से। अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के मंदसौर से। लिखते जाओ, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादन मध्य प्रदेश के मंदसौर से। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादन मध्य प्रदेश का मंदसौर। मध्य प्रदेश का मंदसौर। हम करें सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक केवल मध्य प्रदेश का ही ये नहीं है मेरे भाई, पूरे भारत में सबसे बड़ा उत्पादन अभी वहीं पर हो ये रहा है, बाकी सब जगह तो मैंने चल रहा है। मध्य प्रदेश का मंदसौर में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश का मंदसौर। ये देखो, सिंगरौली और पन्ना के बीच में एक जगह आपको दिख रहा होगा, सतना। एक जगह है, कौन सा? सतना। कौन सा जगह है रे भाई? सतना। वहीं पर एक जगह दिख रहा होगा, सतना। सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी हाँ, सतना जो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नीचे एक लाइन और लिख लो, मोहबा को पान पत्ता के उत्पादन का, यहां मोहबा, वहीं पर, हाँ हाँ अगला, मोहबा को पान पत्ता के उत्पादन का जीआई प्राप्त है। जीआई प्राप्त है। उत्पादन का जीआई टैग प्राप्त है, जीआई प्राप्त है। चलो, आ जाइएगा कर्नाटक पर, आ जाएंगे कर्नाटक पर। कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है, ओके। कर्नाटक को 3 भागों में बांटा जाता है। कर्नाटक जिसे मूलतः 3 भागों में बांटा जाता है। यदि मैप पर देखोगे ना अपने से खुद से बना करके, तो आपको एक ऐसी संरचना वहां पर उभर करके आएगी कर्नाटक में। यही एक कर्नाटक का एक तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। दूसरा उत्तर का मैदान, और नेक्स्ट दक्षिण का मैदान। यही 3 चीज तो आता है, तटीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान। तटीय क्षेत्र,
उत्तर का मैदान और यहाँ दक्षिण का मैदान। पढ़ा दें कि पहले लिख के पढ़ के साथ करते रहें? किसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं? साथ रहते हैं? अच्छा एक बार देख लीजिए साथ करके, लिखते जाओ। कर्नाटक को भौतिक आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। कर्नाटक को भौतिक आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसका फिजिकल डिवीजन कितने भाग में किया जाता है? इसका फिजिकल डिवीजन कितने भाग में करते हैं? 3 भागों में। कर्नाटक को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला लिखना कनारा तट। नंबर 1 कनारा तट। कनारा तट, जी हाँ कनारा तट। कनारा कोस्ट कहां से कहां तक फैला है भाई? प्रश्न तो ये ना पूछता है कि कहां से कहां तक फैला है। उड़ीसा में ले जाएगा कर्नाटक को। लिखिए मरमा गांव बंदरगाह से, कौन सा ऊपर में है? मरमा गांव। कनारा तट, यह मरमा गांव बंदरगाह से, मरमा गांव बंदरगाह से यह मरमा गांव बंदरगाह से कहां तक फैला हुआ है भाई? मंगलुरु बंदरगाह तक एक तटीय क्षेत्र है। मंगलुरु या मंगलुरु बंदरगाह तक फैला हुआ है। चलो यहीं से शुरू करते हैं। मरमा गांव बंदरगाह, इसके उत्तरी भाग में अवस्थित कौन सी नदी है? यहां काली नदी। इसके उत्तरी भाग में अवस्थित कौन सी रिवर है? काली नदी। लिखते जाओ, इसके उत्तरी भाग में अवस्थित काली नदी के तट पर अवस्थित, काली नदी के तट पर अवस्थित काली नदी के तट पर अवस्थित कारवाड़ नगर, नगर है कौन? यहां कारवाड़ नगर, कारवाड़ नगर, कारवाड़ नगर किस लिए प्रसिद्ध है भाई? भारतीय नौसेना द्वारा कारवाड़ नगर में भारतीय नौसेना द्वारा राष्ट्रीय सागरीय बर्ड परियोजना चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय सागरीय बर्ड परियोजना चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय सागरीय बर्ड माने चिड़िया वाला बर्ड परियोजना चलाया जा रहा है। करवार नगर में बर्ड परियोजना चलाया जा रहा है। वहीं पर एक नगर मिलेगा उडुपी, नाम सुना है आप लोगों ने? उडुपी, इसमें पॉलिटिकल मैप नहीं है कर्नाटक का। उडुपी, उडुपी एक लाइन लिखो उडुपी पर। उडुपी, यह मत्स्य चावल, यह मत्स्य चावल उडुपी में लिख देना है कि यह मत्स्य चावल, मत्स्य हुए मछली, उडुपी
हाँ, इसके पहले काली नदी के तट पर अवस्थित एक नगर है कारवाड़। हाँ हाँ, कनाडा में ही है कारवाड़। यहाँ मैप हुआ नहीं है, फिजिकल पॉलिटिकल मैप, इसलिए मैं आपको शहर नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप में दिया होगा, दिया ही दिया होगा। ये सब हम लोग मैप से ही तो पढ़ाते हैं ना। ठीक है, हाँ, जैसे जैसे किनारा पकड़वाए हैं ना, पकड़ते रहिएगा, सब मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा लास्ट में चल के। ठीक है, दिक्कत है, मिल रहा है, एटलस है, कहाँ है आपका, कहाँ है? उद्धार के शस्त्रों से युद्ध नहीं जीता जा सकता है। जीत सकते हो? एकदम नहीं। दूसरा, कि अपने शस्त्रों को उधार नहीं दे, नहीं तो कर्ण की तरह युद्ध भूमि में रथ के चक्का लेकर के दौड़ना पड़ेगा, शस्त्र विहीन हो जाओगे। ठीक है, विद्यार्थी को महत्वाकांक्षा से लबालब भरा होना चाहिए। कुछ इतना उदार हो जाता है कि उसके जीवन का गेम बन जाता है, नहीं हो जाता है, इतना लिबरल हो जाता है। कॉपी दे दो ना अपना ज्योग्राफी का, दे दिया, कहा कि कोई बात नहीं तुम पढ़ो, हम एग्जाम से 2 दिन पहले भी पढ़ लेते हैं। पता चला एग्जाम 2 दिन पहले पढ़ने लायक भी नहीं बचा, नहीं है। ये कर दो ना, थोड़ा हमसे डिस्कशन कर लो ना। बेचारा अपना मोबाइल का रिचार्ज, पैसा, चार्ज, और डिस्कशन करने में दिन भर लगा दिया, रात भर लगा दिया, है कि नहीं है? और रिजल्ट आया तो पता चला यही गायब है। तो ये बकवास की बातें हैं, कोई डिस्कशन फिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो कुछ आदमी सब कहता है कि ग्रुप डिस्कशन करेंगे। हाँ, एक दिन ग्रुप डिस्कशन होता है और कल से एक दूसरे से आप फ्रेंडली हो जाएंगे। जैसे एक दूसरे से फ्रेंडली होइएगा तो फिर छोटा छोटा विषय पर बातें होना शुरू होगा कि तुम्हारा गांव कैसा है, तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारा दोस्त कैसा है। अब उस दोस्त पर रिसर्च शुरू होगा कि तुम्हारा ठीक है कि मेरा दोस्त ठीक है। सब सब लोगों को, दोनों जेंडर में ये चीजें हैं, रिसर्च शुरू होता है। और फिर वो डिस्कशन जो है इतनी गहराई तक चला जाता है कि जीवन में कोई अंत ही नहीं है। तो ये सब चीजों से बचिए, कोई डिस्कशन फिस्कशन की कहानी नहीं है। खूब पढ़ना है, जी जान लगा के पढ़ना है, और जहां दिक्कत होगी वहां हम तो हैं ही। हमसे डिस्कशन कर लो, हमसे पूछ लो। कारवाड़, कारवाड़ कौन सा जगह है? कारवाड़। हाँ, नेक्स्ट लिखते चलना। उडुपी पढ़ रहे थे, उडुपी लिखिए। उडुपी मत्स्य, चावल, काजू, सुपारी का उत्पादन और निर्यातक है। उडुपी मत्स्य, चावल, काजू, सुपारी का उत्पादक, और निर्यातक है। उत्पादक और निर्यातक है। नेक्स्ट लिखना बेंगलुरु। यह राष्ट्रीय बंदरगाह है। यह राष्ट्रीय बंदरगाह है, बेंगलुरु राष्ट्रीय बंदरगाह है। सबको दिख रहा होगा बेंगलुरु नीचे, बेंगलुरु यह राष्ट्रीय बंदरगाह है। लिखो, यहां से, यहां से लौह अयस्क, यहां से लौह अयस्क, कौमा चंदन, लौह अयस्क चंदन, कौमा रेशम का निर्यात किया जाता है। रेशम का निर्यात किया जाता है। देखो, पश्चिमी पॉइंट लगा के लिखना है, ये बड़ी काम की पॉइंट है। पश्चिमी घाट
जी हाँ, पॉइंट लगा के, पश्चिमी घाट के समीपवर्ती क्षेत्रों को, जो उसके नजदीक में है, जो रीजन्स उसके नजदीक में है, पश्चिमी घाट के समीपवर्ती क्षेत्रों को मलनाड कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, मलनाड कहा जाता है। इसी को मलनाड कहा जाता है। पश्चिमी घाट के समीपवर्ती क्षेत्रों को मलनाड कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार के, यहां जो क्षेत्र है, यह विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिजों से, यह विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिजों से युक्त है, विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिजों से युक्त है, या यहाँ विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिजें पाई जाती है, धात्विक खनिजें पाई जाती है। एक शब्द और जोड़िएगा, बस एक शब्द जोड़िएगा उसी में भाई, यहाँ चंदन के वन पाए जाते हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं। यही कर्नाटक वाली कहानी है ना। यहाँ चंदन के सघन वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में चंदन के सघन वन पाए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करो। उत्तरी भाग में अवस्थित, उत्तरी भाग में अवस्थित, उत्तरी भाग में अवस्थित, हाँ अलग अलग से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है अब मेरे भाई। उत्तरी भाग में अवस्थित शरावती नदी पर, कौन सी नदी है? शरावती नदी पर। नदी कौन सी? शरावती। उत्तरी भाग में अवस्थित शरावती नदी पर जरसोपा या जोग, इसी को दोनों नाम से जानते हैं, जोग या जरसोपा, जोग या जरसोपा। उत्तरी भाग में अवस्थित शरावती नदी पर योग या जरसोपा वाटरफॉल यानी जल प्रपात अवस्थित है। चलो कौन सा है भाई? जोग या जरसोपा। कौन सा जलप्रपात है? जोग या जल। अब कुछ किताब में लिखा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जरसोपा, गलत है। भारत का सबसे ऊंचा है कुंचिकल। भारत में सबसे ऊंचा कौन है? कुंचिकल। जोग और जरसोपा नहीं है, कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। लेकिन ये जोग या जरसोपा ये पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात रहा है। एक पॉइंट और लिखना पैराग्राफ चेंज के, कुद्रेमुख। पैराग्राफ चेंज करो, कुद्रेमुख कौन सा जगह है? कुद्रेमुख। जी हाँ, कुद्रेमुख एवं बाबा बुदन पहाड़ी से, कुद्रेमुख एवं बाबा बुदन पहाड़ी से, कुद्रेमुख एवं बाबा बुदन पहाड़ी से, कुद्रेमुख एवं बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन किया जाता है। लौह अयस्क कितने प्रकार के? आयरन
लौ अयस्क के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? एंथ्रासाइट। अरे तुम कोयला बता रहा है। हाँ कोई बात नहीं, अभी पढ़ाए नहीं है इसलिए भी दिक्कत हो रही है। ये सब पढ़ना है, ये सबको पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? फिजिकल ज्योग्राफी में। कहाँ पढ़ेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको बताया जाएगा कि लोहा कब बना, कैसे बना, क्यों बना। ये सब कारण ना जानिएगा। कोयला का निर्माण कब हुआ, किस काल में हुआ, और कैसे कैसे कोयला का निर्धारण हुआ है, इसमें लिखते चलो। क्या लिखो? उत्पादन होता है। बाबा बुदन पहाड़ी पर ही, बाबा बुदन हिल्स, बाबा बुदन पहाड़ी पर ही, बाबा बुदन पहाड़ी पर ही सबसे पहले कॉफी का उत्पादन हुआ था। पिछले क्लास में वो कहानी समझाए थे आपको। सबसे पहले कॉफी का उत्पादन हुआ था। बेंगलुरु पठार का, बेंगलुरु प्लेटू, बेंगलुरु पठार का, बेंगलुरु पठार का जल, बेंगलुरु पठार का जल कावेरी नदी द्वारा अपवहित होता है। कौन सी नदी? कावेरी नदी द्वारा अपवहित होता है। बेंगलुरु पठार का जल कावेरी नदी द्वारा अपवहित होता है। ये कावेरी नदी द्वारा अपवहित होता है। कावेरी नदी द्वारा अपवहित होता है। कावेरी नदी द्वारा अपवहित होता है। नेक्स्ट एक बार और लिखिएगा। यहां कृष्णा, कृष्ण राजा सागर बांध, लिखते जाओ। बड़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट सब रहेंगे। कृष्ण राजा सागर बांध, कौन नदी? कावेरी। कृष्ण राजा सागर बांध, कृष्ण राजा सागर बांध। यहां कृष्ण राजा सागर बांध, यहां अवस्थित है कौन? कृष्ण राजा सागर बांध, कोमा शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है। कृष्ण राजा सागर बांध, कोमा शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है।
माइक कब से अब चल रहा था? हाँ चलो, कौन सा जगह है भैया? तो कोलार हट्टी से उत्पादन करते हैं किसका? सोना का। नेक्स्ट, और आगे बढ़ दीजिएगा एक लाइन। हाँ ठीक है, हो गया हो गया, कोई बात नहीं। माइक माइक ऑन हो गया है, प्रिया शर्मा और जितने लोग हैं। मैसेज आप लोगों का नहीं देख रहे थे, कोई बात नहीं, सॉरी भाई। चलो आगे बढ़ना। वही आपको मिलेगा चित्रदुर्ग, लिख लेना, चित्रदुर्ग और भिलारी से। जी हाँ, हाँ हाँ, आगे बढ़ा देते हैं उसको, एक बार रिवाइज करवा देंगे ना पूरा, वहीं बूस्ट करके। लिखो शिव समुद्रम, सॉरी, चित्रदुर्ग और भिलारी से। बोर्ड पर रहो कि सर चित्रदुर्ग और भिलारी से, चित्रदुर्ग और भिलारी से एक श्रेणी है वहां पर, संदूर श्रेणी। चित्रदुर्ग और भिलारी से संदूर श्रेणी से, कौन सा हिल्स है? संदूर हिल, संदूर हिल्स से उत्तम किस्म का लौ एस्क प्राप्त होता है। उत्तम किस्म का लौ अयस्क प्राप्त होता है। उत्तम किस्म का लौ अयस्क प्राप्त होता है। बेलगांव, पॉइंट लगा करके लिख लेना है। बेलगांव कौन सा जगह है भाई? जी हाँ, बेलगांव। बेलगांव से कुछ और याद आ रहा है? 1924, 1924 बेलगांव एकमात्र अधिवेशन था जहां महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी। अब महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? ऐसे ना पकड़ाएगा, नहीं। हाँ, 1901 में। कब हुए थे? 1901 अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। 1901 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने करी थी? तो जन्मे कहाँ थे भैया? चलो ठीक है, अब हमको हिस्ट्री में मत लेके जाओ। लिखो बेलगांव, जहाँ बेलगांव लिख लेना भाई। कर्नाटक के द्वितीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक के द्वितीय राजधानी के रूप में जाना जाता है बेलगांव, जिसे कर्नाटक की द्वितीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। बेलगांव जिसे कर्नाटक की द्वितीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। सूती वस्त्र, घरेलू वस्तुओं के उत्पादन आदि के लिए प्रसिद्ध है बेलगांव। इसी के लिए प्रसिद्ध है बेलगांव। घरेलू वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बेलगांव। बेलगांव, ठीक है। अपना मैप एक बार एटलस फटाफट निकाल लीजिए सब लोग। देखना पॉलिटिकल में आप लोगों को मिल रहा होगा बेंगलुरु। सब लोग निकालो, फटाफट निकालो एटलस को। सबको मिल रहा होगा भाई बेंगलुरु। राजधानी नगर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध, स्पेस सिटी, इसरो का मुख्यालय, ये सब कहां? बेंगलुरु में अवस्थित है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि इसरो का
जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो कहाँ? हाँ, वो बेंगलुरु मत मार दीजिएगा, श्रीहरिकोटा में है। कहाँ? श्रीहरिकोटा में श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम है उसका। कहाँ अवस्थित है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तई पश्चिमी तट पर नहीं है, उसके लिए चलेंगे आंध्र प्रदेश में। उसके लिए कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अब एक बात बताओ, यहां से थोड़ा कोर ज्योग्राफी मिलेगा, ये तो परिचय ज्योग्राफी अभी आप कर रहे हो, कि किसी भी देश में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र उसके पूर्वी तटों पर बनाए जाते हैं। कहां बनाया जाता है? पूर्वी तट पर बनाया जाता है। कारण क्या है? कारण क्या है? कहिएगा कि सर सुनो, रुको, अब सुनो अब हमसे, कि सर जो अर्थ है, इस अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है? कि आप पश्चिम से पूरब की ओर कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। कैसे? पश्चिम से पूरब की ओर। तो जैसे ऐसे घूम रही है तो यहां एक कोरियोलिस बल भी काम करता है, पढ़े हो ना? कोरियोलिस बल क्या है? नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? सबको बताना पड़ेगा ना। मैं चाहता हूं कि मैं जैसे कोई शब्द बोली आप सब तोता की तरह गुनगुना दो, ना मजे की बात हुई। सुनो, कोरियोलिस बल वह आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। दिक्कत है? यह उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में काम करता है। तो देखो, जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो अगर कोई मिशन हम उड़ाए, मिशन फेल कर गया, फेल भी कर गया तो कहां गिरेगा? समुद्र में। जनमानस का नुकसान नहीं होगा। अहिया से अगर गिरा दिए कहीं फेल कर गया तो पता चला कि बाबा का उत्तर प्रदेश उड़ेगा, चाचा का बिहार भी उड़ेगा, नहीं उड़ जाएगा? हाँ, किसी का उड़ सकता है भाई। तो इसलिए इधर नहीं लगाते हैं, सब लगाते हैं इधर ही। तो उसको अलग से पढ़ लेंगे। लिखते सुनते जाओ एक एक लाइन में। ये बेंगलुरु रहा। इसके बाद आपको कोलार भी हमने पढ़ा दिया। मैसूर जो कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, बगीचों का शहर के नाम से जाना जाता है, वृंदावन गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। ये मैसूर फेमस और प्रसिद्ध है, लिखने की जरूरत नहीं है। बगीचों का शहर मैसूर। सुनो, मसालों का बगीचा केरल, बगीचों का शहर मैसूर। अब मैसूर मतलब तमिलनाडु मत चल जाइएगा, कंफ्यूजन है ना यहाँ सबको जी, कि मैसूर पुराना नाम था किसका? मद्रास, तमिलनाडु का। और ये क्या है? मैसूर है। ये मैसूर जाना जाता है किससे? टीपू सुल्तान नेंजराज। जिस नेंजराज को हटा करके हैदर अली ने यहां पर अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और उसी हैदर अली का पुत्र टीपू 100 दिन के गिद्दड़ की जिंदगी से शेर के एक दिन की जिंदगी भली है, वह टीपू सुल्तान। यही मैसूर का था ना, तो इसको पढ़ के रखना है। यहीं पर नीचे माहे का क्षेत्र इधर मिलता था, जिसके लिए सारा संघर्ष हुआ। अब ये तो इतिहास वाले सर के पाले में डाल देते हैं। मेरा काम है कि ज्योग्राफी के माध्यम से सब सब्जेक्ट का दरवाजा खोल देना, कि वहां से आपको दौड़ने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है, आराम से दौड़ सको। अरे भाई, मेरे से क्या क्या पढ़वाइएगा? अरे सुनो भैया, मैं तो पढ़ाता हूँ ना, यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूँ। अभी मेंस का बैच आ रहा है, अभी मेंस के बैच आ रहे हैं, उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद 71वीं का बैच आ रहा है। दरोगा इस साल जबरदस्त चलेगा, मिशन 50 IAS का। हम इधर थोड़ा रेस्ट में थे, इससे पिछले बैच में आए भी नहीं, लेकिन अब आपके साथ है तो सारे बैच में क्लासेस तो मेरे लगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, जहाँ अब छोड़िए, कोई बातें नहीं। टाइम खराब नहीं किया जाएगा, पढ़िए, मेहनत से करके पढ़ लो, ठीक है। रुकिए, कहाँ है हम लोग? कहाँ थे?
हम मैसूर पर आपके दर्शन करा रहे थे। मैसूर के बाद आगे बढ़ जाएंगे मंगलोर पर। एक नगर और दिख रहा होगा, मंगलोर। मंगलोर फेमस है किस लिए? अभी तो पढ़े हो, हाँ, लॉयर्स की सबके लिए। उसके बाद कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख किस लिए फेमस है? लॉ एस्क के लिए कुद्रेमुख फेमस है, लॉ एस्क के लिए। कुद्रेमुख का अर्थ क्या होता है? घोड़ा के नाल जैसा मुंह होगा, घोड़ा के नाल जैसा मुंह होगा, उसी को बोलते हैं कुद्रेमुख। बाबा बुदन पहाड़ी, ये सब बातें हो गई। आगे बढ़ाएंगे, चलो। पश्चिमी घाट आप लोगों को पढ़ाए थे, याद है ना? जब इंडिया का भौतिक डिवीजन कर रहे थे, इंडिया का फिजिकल डिवीजन कर रहे थे, तो उस समय पश्चिमी घाट आप लोगों को पढ़ाए थे। किसी से भी हम पूछ सकते हैं जी? नहीं पूछ सकते हैं। पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? अभी बात तो पीआरटीओ से नीचा पूछा जाएगा, ये तो सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन हो गया। आप लोग उससे ऊपर हो पीआरटी वाले, सुनो। 17वीं बीपीएससी के मानक बना के पढ़ाई मत कीजिएगा कि सर 17वीं बीपीएससी में बीपीएससी ने पूछा है कि सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन कहां होता है। आए रे बीपीएससी, लानत आती है कि नहीं है? आप पूछिए दिया तो क्या पूछ लिया? कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, ये ऑप्शन है। 2023 की जनगणना में एजुकेशन में सबसे ऊंचा राज्य कौन सा है? ये सब गांजा मरले है क्या बैठ के उसमें? हाँ, समझ में नहीं आता है, कुछ लिख देता है। आज खुल के बोल रहा हूं, जो है सो है कि नहीं है? पता नहीं आता है, ये सबको क्या करता है सब। चलो रुको, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट के सहारे अभी जितना स्टेट है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। महाराष्ट्र, ऊपर गुजरात भी से नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सब आ रहा है ना। एक काम करते हैं, नीचे केरल और तमिलनाडु को पढ़ के और तब फिर ऊपर चलेंगे। 3 दिन में, अगले 3 दिन में खत्म कर दूंगा। अब 3 दिन से ज्यादा नहीं लगने देंगे, क्योंकि बिहार हमको छोड़ देना है। क्यों बिहार छोड़ देना है? तो बिहार स्पेशल का तो पूरा पोस्टमार्टम में चलेगा, ठीक है। अभी आप लोगों को देखो कितना हूं मैं, आपके बैच से कम पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंट पढ़ाने हम ही को आना पड़ेगा। बिहार स्पेशल में भी कोई उपाय नहीं है। नहीं पढ़ाए थे पिछले साल, जो ही समय मिला, 2 दिन 1 दिन मिला तो पढ़ाए ना जी। हाँ, तो इस बार ज्योग्राफी तो सब कुछ तो ज्यादा चल रहा है ना, समय है इस बार। आराम से पढ़िए, निश्चिंत से पढ़िए। सुनो, अब यहीं पर आपको मिलेगा एक पर्वत, कौन सा? नीलगिरी। कौन सा पर्वत मिलेगा? नाम सुना है नीलगिरी का? खूब अच्छे से घर से कल देख के आना। नीलगिरी क्या है? एक ग्रंथि है। नीलगिरी एक ग्रंथि है। ग्रंथि किसको बोलते हैं? अंग्रेजी में नोट बोलते हैं, हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। अंग्रेजी में नोट, हिंदी में ग्रंथि। एक ग्रंथि क्या है? अब यहां से सीखिए कि जहां 2 या 2 से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं संयुक्त होती है, उसी को ग्रंथियां कही जाती है। एक ग्रंथि हमने आपको पढ़ाया था, पामीर ग्रंथि, याद है? ए पामीर ग्रंथि भी हमने पढ़ाया था। भैया पामीर से कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है? पामीर ग्रंथि से सर उत्तर में तियान सान माउंटेन, नीचे में हिंदुकुश पर्वत, किरथार और काराकोरम। अब इतना नहीं बताएंगे, नहीं तो दुख लगेगा। 4 को पढ़ाई हुआ है, ये तो 4 है। जैसे ही आएंगे यहां नीलगिरी ग्रंथि पर, सर नीलगिरी ग्रंथि पर ज्वाइंट होता है किसका? ये पश्चिमी घाट का, और यहीं पर ज्वाइंट है पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम बिंदु है कौन?
नीलगिरी। नीलगिरी का नाम नीलगिरी क्यों? सुनो, वहां कुरुंजी नाम का एक फूल होता है जो 11 वर्षों के बाद वहां खिलता है और ब्लू रंग का, नीला रंग का खिलता है, इसलिए उसका नाम नीलगिरी हो गया है। दिक्कत है? नीलगिरी नीलगिरी का है तो 11 वर्षों के बाद कुरुंजी नाम का एक फूल फूलता है। हर साल नहीं फूलता है। गांव में एक फूल होता है, शाम के शाम फूलता है, संजा फूल बोलते हैं। देखिए पंडित जी का पूजा नहीं होता है उससे, पंडित जी। शाम में फूलने वालों को कोई नहीं देखता है यहाँ। प्रणाम तो उगते हुए सूरज का। ठीक है, चलो। तो कुरुंजी नाम का फूल होता है। ये दोनों ज्वाइंट है और इसी ज्वाइंट के माध्यम से हम लोगों को केरल और तमिलनाडु दोनों को पढ़ लेना है। ज्वाइंटवा से चलिएगा पश्चिम में तो केरल, अब पूर्व में ले चलोगे तो तमिलनाडु। तो जरूरी है ना कि ज्वाइंट को मजबूती से पकड़ लो। आओ, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। कौन सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा। कौन बताएगा? अरे भाई ऐसे नहीं बोलते हो। डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। अनाईमुडी किस पर्वत में है? अन्नामलाई में। किस पर्वत में है? अन्नामलाई में। और किस राज्य में स्थित है? केरल में। किस राज्य में स्थित है? केरल में। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा यहीं पर कि भारत का सुदूर दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कार्डामम या इलायची पर्वत श्रृंखला पूछा गया प्रश्न है। कार्डामम या इलायची पर्वत श्रृंखला। कार्डामम या इलायची पर्वत श्रृंखला ये भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, फिर इधर से खींच के लाते हैं नीलगिरी पर। भाई नीलगिरी जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। यहीं पर एक जनजाति वास करती है, टोडा। कौन सी जनजाति है? टोडा। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का वास स्थान है? टोडा जनजाति का वास स्थान है। टोडा जनजाति का वास स्थान है। अब केरल जो मसालों के बगीचा नाम से सुप्रसिद्ध है, फेमस है, यही मसालों के लिए कौन? कालीकट में। मसालों के लिए कालीकट पर कौन पहुंचा था? अब मैं पढ़ा रहे हैं तो सब सब्जेक्ट का कंसेप्ट फिर आ ही जाएगा। फिर इतिहास पढ़ाएंगे तो कहेगा रुकिए सर। हाँ, जमोरिन का राज्य हुआ करता था यहाँ पर। राजा कौन था? जमोरिन यहाँ का राजा था। चंद सेकंड केरल को इतिहास से जोड़ेंगे सर कि केरल के कालीकट जहां मई 1498 वास्को डिगामा अपने 3 जहाज और 170 नाविक दलों के साथ गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल मुनीज गुजराती के मार्गदर्शन में पहुंचा था। और अब्दुल मुनीद गुजराती ये घोड़े के व्यापारी थे। यही नहीं थे, इनके दादाजी भी घोड़ा का व्यापार करते थे, विरासत रूप में उनके था। ईरान से घोड़ा खरीद के यूरोप बेचते थे। ईरान से घोड़ा खरीद के कहां ले आते थे? यूरोप। अब घोड़ा लेकर के गए यूरोप, घोड़ा बेच दिए पुर्तगाल में। ईद में घर आना था। अब एक बात बताओ, भारतीय आदमी कोई कह दे कि तुमको खाना सोना रहने का व्यवस्था करेंगे, मेरे साथ चलोगे घूमने, तो हम तो चांद पर चले जाएंगे हम लोग। अरे भारतीय आदमी को क्या चाहिए? घूमने के नाम पर 2 ही चीज मांगते हैं कि खाना रहने का व्यवस्था कर दो, तैयार है बंदा। नहीं मांगते हो? तो वो गुजराती भाई को भी बोला गया कि इंडिया चलेंगे, बोला कि हाँ अब तो घोड़ा वोड़ा बिक गया, भारत चलेंगे।
तो कहा कि वैसे नहीं, उधर कुस्तुनतुनिया होके नहीं जाना है, जाना किधर से है, समुद्र से। कहे कि चलो एगो नया रास्ता भी देख लेंगे, हम लोग को तो मजा आता है कि नहीं है। उस समय पश्चिमी प्रभाव में इतिहास लिखा जा रहा था, और यही कारण है कि लिख दिया गया कि वास्को डी गामा ने भारत आने का वैकल्पिक मार्ग की खोज की। अगर पूर्वी प्रभाव होता तो लिखा जाता कि अब्दुल मुनीज गुजराती ने यूरोप से भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग का खोज किया था, निसंदेह। क्योंकि केप ऑफ गुड होप पर आके अब वास्को डी गामा का रास्ता भूल गया, कहा कि यहां से किधर, यहां से किधर। और ऐसा माना जाता है कि अब्दुल मुनीद गुजराती ने वहां मार्गदर्शन किया, फिर पहुंच गए, नहीं तो पहुंचते भी नहीं। छोड़ हटाओ। इस संयोग था कि केरल में वे सब आए, जमोरिन ने स्वागत किया, लेकिन बाद में इस जमोरिन ने उसी का विरोध करना शुरू किया था। और कालीकट का जो ये क्षेत्र है किस लिए फेमस है मेरे भाई, तो यहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है केरल में? मिट्टी कौन है? लेटराइट मिट्टी। कौन है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण किधर होता है? किधर लेटराइट मिट्टी बनेगा? तापमान उच्च हो और वर्षा भी 200 सेंटी से ज्यादा हो, उन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी का फॉर्मेशन होगा ही होगा। दिक्कत है। उत्पादन होगा किस चीज का? मसाला, नारियल, रबड़, ये सब। हाँ, कहवा, इस चाय का भी थोड़ा सा होगा, यहां हो जाएगा, उत्पादन होगा। इसी के साथ सबसे नीचे आएंगे, मिलेगा कौन सा? सबसे नीचे कौन? भारत का कन्याकुमारी या केप कमोरिन कहा जाता है। कन्याकुमारी या केप कमोरिन। यहीं पर विवेकानंद जी गए थे, जहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है, यही तमिलनाडु में यहाँ है, कन्याकुमारी के पास है ना? तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास है। ऊपर बढ़ोगे तो इसमें पहाड़ियां देखिए, अपने मैप में एक झलक देख लीजिए कि इसी में पहाड़ी लिख रहा होगा, जावदी पहाड़ी, ये सब दिख रहा है ना? ये सब पहाड़ियों के साथ सुसज्जित है। तमिलनाडु का जो ये तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र बना है किसका? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। तमिलनाडु का जो कोस्ट क्षेत्र है, कोस्ट रीजन है, उसमें जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है। तो जैसे ही यहां जलोढ़ मृदा मिलेगा, जलोढ़ मृदा मतलब धान का उत्पादन हो जाएगा। जलोढ़ मृदा मतलब सीधे दिमाग में क्या आना चाहिए आपके? धान हो जाएगा। अब देखो, तमिलनाडु में धान यानी चावल का उत्पादन ठीक ठाक हो जाता है। दक्षिण भारत में उधर सबसे ज्यादा धान इसी के यहां हो जाता है। जी हाँ, बगल में समुद्र है, मछली मिल जाएगी, नहीं है? अजय ललिता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, अम्मा भोजनालय पहली बार शुरू किया था तमिलनाडु ने, 5 रुपया में मछली चावल। अम्मा भोजनालय 5 रुपया में तो चावल हो जा रहा है। और सरकारी प्रोजेक्ट डाल दी कि महासागर से मछली खींच लो, अब बस बनाने का पैसा लगेगा, 5 रुपया में मछली चावल। क्या कहता रहो? हाई गारा इधर होना चाहिए, बिहार के सब लोग बेकार होने लगेगा कि नहीं? कोई बात नहीं, इधर भी है। देखिए, बहुत सारे स्टेट में, आप करंट पढ़ते हो तो इसको अपडेट करके रखो कि बहुत सारे स्टेट में एक समय के खाने को सरकार बहुत कम, यानी 10-11 रुपया के अंदर में खाना खिला देती है किसी को भी, ठीक है? और उसके लिए टेंडर होता है, गवर्नमेंट उसकी भरपाई करती है। होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, और ये एक सकारात्मक पहल होगा। बिहार में भी होना चाहिए, लेकिन बिहार में क्या होगा ये तो ईश्वर जाने। बिहार में क्या होगा ईश्वर जाने। चलो ठीक है, छोड़िए, कोई बात नहीं। तो कल आप लोग पढ़ के आइएगा मेरे दोस्त। क्या पढ़ के आना है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 4 गो राज्य लिखो। कल 4 गो राज्य पढ़ के आना है। कौन कौन? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 4 गो है। किसी को कुछ पूछना है?
नागल, नागल तो जगह भी है, नागल तो जगह भी है। हाँ कह रहे हैं कि कौन सी में से सर ये सब हम लोग पढ़ के आएंगे। ये भी बात एक चिंतनीय है, कोई बात नहीं। मोबाइल रखते हैं भाई? अरे मोबाइल रखते हो तो काहे के लिए मोबाइल रखे हैं? केवल रील देखने के लिए? मोबाइल में गूगल वूगल मारो और लिखो कि केरल के बारे में संपूर्ण बात हमको बता दो गूगल, गूगल बहन जी केरल के बारे में सभी जानकारियां बताइए। अब गूगल निकल के आएगी, उसको जितना पता होगा वो सब बात आपको बताएगी। जो पता नहीं होगा कल क्लास में आके हम बताएंगे। आपको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर न पढ़ना है। उसी तरह तमिलनाडु पे चल के आइएगा, नहीं किसी किताब में मिलेगा तो वहां से मिल जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। अब पता चल गया? क्या और दिक्कत है? चलिए, और किसी को कोई दिक्कत है? कल 4 स्टेट का है, 4 स्टेट पर काम